हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बोरिक एसिड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला देखना है, सेकंड प्रिपरेशन एंड थर्ड इज प्रॉपर्टीज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालना है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, देखो बोरिक एसिड एंड ऑर्थो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज ऑल्सो द नेम ऑफ बोरिक एसिड, दोनों एक इसी के नेम है। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसे बनेगा, H3BO3 एंड अनदर फॉर्मूला इज BOH होल थ्राइस, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं यहाँ लेते हैं फर्स्ट। प्रिपरेशन के लिए आप लेते हैं क्या, आपने लिया यहाँ पर Ca2B2O11, ठीक है, ये लिया। अब सॉरी B6 आएगा, B6। अब देखो इसका नेम क्या होता है, इसका नेम बनता है कैलोमेनाइट, कैलोमेनाइट, है ना। देखो कैलोमेनाइट इसका नाम बनता है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, SO2 प्लस H2O, ठीक। इससे क्या मिलने वाला है आपको, इससे मिलेगा H3BO3 और प्लस में आपका CaHSO4 होल ट्वाइस, ठीक है। देखो ये प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ये मिला आपको क्या, बोरिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट था इसकी प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज कैसे होगी, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्या होगा, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज, प्रॉपर्टीज में होगा इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, सेकेंड, अगर ये एक्ट का मतलब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऐसा कोई एसिड है या जो OH ग्रुप जिसके पास है उनसे अगर ये रिएक्शन करेगा तो OH को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मोनोबेसिक। इट इज मोनोबेसिक, इट इज मोनोबेसिक, ठीक है। अब देखते हैं मोनोबेसिक कैसे वर्क करता है, देखते हैं। ये हटा दूं यहां से, आप इसके बाद हमें लिखना है हाउ इट इज वर्क्स एज मोनोबेसिक। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसकी, बी, ये है बोरॉन, इसके साथ कितने ग्रुप जुड़े हैं, OH, हमने यहां लिखा था ना, BOH होल थ्राइस। अब देखो इसके साथ अगर आप ऐसे OH जोड़ते हैं, ये देखो ये आपने जोड़ा। अब ये तो इस, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 2p1। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन 2s का, ये इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पर प्रोमोट कराएगा, तो यहां बन जाएगा आपका 2s1 और 2p2, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका कहां, एक्साइटेड स्टेट में। अब देखना यहां पर इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और P में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो ऐसा है। अब देखो ये है, इट इज PX PY एंड PZ इज टोटली वैकेंट, ये कैसा है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो यहां पर अगर 1 1 1 3 ऑक्सीजन यहां पर पेयरिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास इसके पास इस बोरॉन के पास एक और वैकेंट ऑर्बिटल रिमेनिंग है। जो वैकेंट ऑर्बिटल रिमेनिंग है इसका, इस ऑर्बिटल में सपोज आप रिएक्शन कराते हैं वाटर की इसके साथ, तो अब क्या होगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में सपोज अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हैं कि ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर रिमेनिंग है, ये PZ वाला है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाटर का जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा, तो इसके बाद जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये है BOH 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 BOH, और इसके साथ देखो ये जब लोन पेयर अपना यहां पर देगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज वाला, और इसके साथ एक और OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको ऐसा बना सकते हैं, ये होगा आपका OH और ये OH, ऐसा, ठीक। अब देखो इसके पास माइनस चार्ज आया, लेकिन ये आया कैसे, तो वो मैं बताता हूं। अगर ये लोन पेयर अपना इसको देगा बोरॉन को ऑक्सीजन, तो यहां पर ये है बोरॉन, OH OH OH। अब यहां जैसे उसने लोन पेयर दिया तो ऐसा एरो लगा के आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, अभी उसके पास दोनों हाइड्रोजन्स हैं,
तो जैसे उसने यहाँ डोनेट किया था तो उस पर प्लस चार्ज आया था, इस पर कौन सा चार्ज आया था, माइनस। अब क्या हुआ, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो रही थी, ऑक्सीजन सीधा यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा H प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ आपके पास जो मैंने यहाँ लिखा है ये वाला कंपाउंड रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसकी स्ट्रक्चर बना के भी आप देख सकते हो, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये है बोरॉन, ऐसा करके आपको 3OH यहाँ पर जोड़ना है। ये देखो ये 3OH है, ये OH, ये OH, और इसके साथ ये OH जो आपने यहाँ पर बनाया है, ये वाला आपका कैसा है, लोन पेयर डोनर ऑक्सीजन एटम है। अब देखो अब क्या होगा, एक H प्लस जो इस वाटर में से निकला था वो H प्लस बाहर रह जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब एक स्टेटमेंट है इसके बारे में, स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। इट कैन नॉट एक्ट, मतलब इट इज एक्ट एज लेविस एसिड, मतलब ये प्रॉपर्टीज में ही हम देख रहे हैं। तो इट इज एक्ट एज लेविस एसिड, मतलब ये क्या करता है, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इट इज एक्ट एज लेविस एसिड, है ना। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट होगा शायद, इट इज एक्ट एज लेविस एसिड, लेविस एसिड। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट है फोर्थ। इसमें एक और स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या लिखा है, इट कैन नॉट treated with strong base, it cannot treated with strong base like NaOH, because it is act as acid, because it is act as acid, hence it to be treated with in presence of catechol, some हाइड्रोकार्बन्स, या हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, some hydroxy compounds like catechol। ठीक, अब देखो कैटेकोल के प्रेजेंस में क्या बोला है यहाँ पर स्टेटमेंट में, कि ये NaOH के साथ डायरेक्टली ट्रीट नहीं किया जा सकता NaOH के साथ। किस वजह से, बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड आपका बेस बोरिक एसिड इज अ एसिड, तो अब इन दोनों को एसिड बेस रिएक्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, जब हम इनकी प्रेजेंस ले लेते हैं, इनकी प्रेजेंस हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लाइक कैटेकोल, तो इनकी प्रेजेंस जब रहती है तब ये क्या दे देता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल के किलेट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको हाँ एंड इट फॉर्म ऐसा करना है, इसके आगे कंटिन्यू करके इसी में आप लिख लेना कैटेकोल एंड इट फॉर्म्स किलेट कंपाउंड। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है जरा ये समझ लेते हैं। सपोज आपने लिया है, आपने क्या बनाया, B, यहां लिया OH, इधर क्या है, इधर भी क्या है OH, इधर भी क्या है OH। ठीक है, अब आपने कैटेकोल लिया, कैटेकोल कितना लिया, 2 कैटेकोल कैसे लेंगे, सपोज आपने यहां लिया एक, ये कैटेकोल है आपका OH, ये बेंजीन, और एक और कैटेकोल आपने लिया यहां पर। ठीक है, अब देखना यहां पर एक OH, इधर भी क्या है एक OH। ठीक है, अब देखना अब कहां से ये वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल ये निकाल सकता है, तो देखना अब एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से आ जाएगा, ये OH इसने क्या कर दिया, ये OH डोनेट कर दिया। ठीक है, ये OH दे दिया इसने, तो इस OH के साथ एक H2 ये निकल गया, फिर यहां से एक OH ऐसे दे दिया तो एक H2 ये निकल गया, फिर यहां से एक OH और दे दिया इसने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब कितने 3 OH दे दिए, अब इसके पास क्या बचा, सॉरी ये इधर से आएगा, यहां से H लिया और इसका क्या लिया O। ठीक है, ऐसा लिया, ये O ऐसा बन गया। अब क्या करा,
इसने थ्री आपके क्या दे दिए बॉटम मॉलिक्यूल। अगर रिएक्शन में हम ऐसा करके लिख देते हैं कि -3 OH, 3 OH क्या H2, सॉरी H2 -3 H2। अब बचा क्या वो देख लेते हैं। इसका फिर प्रोडक्ट कैसा बन रहा होगा, प्रोडक्ट बनाना है। इसके देखो तीनों OH चले गए हैं, तो अभी इसके पास 3 बॉन्ड वैकेंट है, 3 बॉन्ड वैकेंट है, और एक क्या ये ऐसे बनाएगा। तो ये कैसे बना, यहां पर रखा आपने बोरॉन, इधर क्या हुआ ऐसे, इस वाले ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो भी इसको देख करके वो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ वाला ऑक्सीजन भी बनाएगा, इधर वाला ऑक्सीजन भी बनाएगा। तो यहाँ आप अगर बेंजीन बनाते हैं तो ये बेंजीन ऐसे बनेगा, ये बेंजीन, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन था, एक H गया तो ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके पास H था वो भी गया तो ये बॉन्ड बना रहा है। अब इधर वाला जो बोरॉन है, ये कैटेगोल है, ये वाला ऐसे बनाएगा, ये बेंजीन, ये आपका बेंजीन। अब यहाँ जो एक ऑक्सीजन था इसको थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, देखो इधर बनाते हैं, ये बनाया आपने, ये कैटेगोल था। देखो इसके पास जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का भी यहां से H चला गया तो ये इसके साथ बॉन्ड कर रहा है। अब क्या होगा, अब ये एक H जो है, ये ऑक्सीजन भी इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर देने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देने की कोशिश करेगा तो इस अपने H को बाहर कर देगा। तो जैसे H बाहर होगा तो इसकी ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, और यहाँ क्या निकल जाएगा H+। ये समझ में आया क्या। तो इसको बोलते हैं कीलेट कंपाउंड, इट इज कॉल्ड कीलेट कंपाउंड। तो ये तो थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। अब और कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, मतलब अगर हीट किया जाए, रिएक्शन हीटिंग रिएक्शंस ऐसा बोल सकते हैं, तो वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। ये हटा देता हूं मैं, रिएक्शन ऑन हीट, हीटिंग रिएक्शन ऐसा कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, हीटिंग रिएक्शन। देखो हीटिंग रिएक्शन कैसे, हीट पर कैसे वो क्या अलग प्रोडक्ट आपको दे सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम CH3 वो H3BO3। अगर आपने टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर दे रखा है उसने 100 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर दे रखा है, तो वहां क्या बनने वाला है आपका, वहां बनेगा आपका मोनोबेसिक यानी HbO2। ठीक है, ये इट इज कॉल्ड मोनोबोरिक एसिड, इट इज कॉल्ड मोनोबोरिक एसिड। ठीक है, अगर इस अगेन आप इसको टेम्परेचर देकर के हीट कराते हैं, देन इट विल फॉर्म, ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा B2O3, है ना। देखो यहाँ अगेन आपने टेम्परेचर दिया, सपोज 160 डिग्री ले लिया, 160 डिग्री टेम्परेचर पर ये क्या देने वाला है, ये देगा आपको H2B4O7, है ना। इट इज कॉल्ड टेट्राबोरिक, सॉरी यहाँ मेटा होगा, मेटाबोरिक, है ना, मेटाबोरिक एसिड। और यहाँ क्या होगा, टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। अब देखो अगेन इसको हीट देकर के अगर आप हीट देते हैं, और यहाँ तक अगर टेट्राबोरिक एसिड मिलने के बाद भी हीट देकर के आप रिएक्शन आगे कंटिन्यू कराते हैं, देन इट विल गिव, देखो यहाँ आपने ले लिया सपोज 100 डिग्री, फिर से अगेन 100 डिग्री आप लेते हैं, देन इट विल गिव B2O3, इट इज कॉल्ड बोरोन डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड। देखो सिंपल है, दो बोरोन है, थ्री ऑक्सीजन इसके पास है, मतलब इसको हम लिखेंगे ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ट्राइऑक्साइड। अब देखो इसमें एक और कंपाउंड निकलेगा, मतलब एक और मॉलिक्यूल क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल इसका निकल जाएगा। मतलब आप ये अगर हीटिंग रिएक्शन इसकी देखते हैं तो ऐसी वाली रिएक्शन ये देता है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, रिएक्शन विथ इथेनॉल। देखो व्हाट इज इथेनॉल, इथेनॉल होता है आपका रिएक्शन विथ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ रिएक्शन। इथेनॉल का फॉर्मूला सभी को आता है, ये होता है 2 कार्बन, ईथ यानी कि 2 कार्बन, ऑल यानी कि अल्कोहल। ठीक है, देखो कैसे रिएक्शन कराएंगे, C2H5OH प्लस H3BO3 ऐसा रहेगा। देन इट विल गिव H, कितने H देगा, ये बनाएगा आपका बोरॉन, और 3 इसके साथ हो जाएगा H यानी कि यहां निकलेगा आपका C2H5O, और कितना होल थ्राइस। समझ में आया। इट इज कॉल्ड इथाइल बोरेट, इथाइल बोरेट, है ना, इट इज कॉल्ड इथाइल बोरेट। देखो
इथाइल बोरेट। और ये क्या करता है, इथाइल बोरेट प्लस में वाटर भी निकलता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब देखना क्या, ये इट गिव्स ग्रीन फ्लेम, ये क्या देता है, ग्रीन फ्लेम देता है ये, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये थी इनकी इसकी रिएक्शंस, ठीक है। अब एक और पॉइंट बचता है, इसकी स्ट्रक्चर भी बना लो, चाहो तो स्ट्रक्चर बना लो, मैं छोटा सा यहाँ पर अलग इसको हटा देता हूँ। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, कुछ रिएक्शंस थी बोरिक एसिड की। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। देखो ये है BOH, यहाँ है OH, इधर है OH, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन होता है इस पर कैसा होता है, अगर आप इसको ऐसे बना लो, ये ऑक्सीजन इसके साथ नीचे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर हाइड्रोजन, तो अब क्या होगा, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, सपोज आपने ये H यहाँ इधर लिखो, साइड में लिखो, यहाँ H अगर आप लिखते हो, देन हाइड्रोजन अगले वाले ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ कैसा होता है पार्शियल माइनस, इस पर होता है पार्शियल प्लस, इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव जिनको हम बोलते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन आगे किसी अदर एटम के अदर बोरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला हाइड्रोजन अदर ऑक्सीजन के साथ उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ बना देता हूँ, सपोज ये देखो, ये है B, इसके साथ दो OH ऐसे जुड़े हैं, ये O और ये H, और यहाँ भी एक जुड़ा है, ये है H, ठीक है। तो अब देखना, इसके साथ इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव, ऐसा। अब देखना इधर नीचे की तरफ इसके पास फिर क्या है, एक OH, तो ये ऐसे रहेगा। तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये ऑक्सीजन फिर उधर आगे किसी के साथ बनाना होगा। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। यहां तक समझ में आया क्या। नेक्स्ट आता है, एक और छोटा सा पॉइंट है, ये क्या होता है, एल्यूमिनियम। अगला बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। अच्छा, बोरिक एसिड के यूजेस बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ ये जैसे एक पाउडर फॉर्म में होता है, कैरम बोर्ड वगैरह पर जो पाउडर डाला जाता है जिसमें, तो वो वहां यूज होता है, कुछ खास यूजेस नहीं है, पूछे भी नहीं जाते। तो अगला देखते हैं एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, है ना। तो एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में, वो मतलब अगर उसकी रिएक्शन होती है AlCl3 के साथ, और AlCl3 अगर एग्जिस्ट करता है देन इट विल एग्जिस्ट एज अ डाइमर, ठीक है, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि एल्यूमिनियम, तो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। सपोज हमने, ये होता है कैसा आपका, डाइमर के फॉर्म में, इट एग्जिस्ट एज डाइमर, सेकंड फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा हो सकता है कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, हम बोल सकते हैं इट इज कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड। अगला क्या है इसमें, हाँ डाइमर के फॉर्म में। तो डाइमर कैसे बनाते हैं, देखो एल्यूमिनियम के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब 3 क्लोरीन अगर इसके साथ बॉन्डिंग होती है 3 क्लोरीन की, तो ये बनेगा Al, और यहाँ इसके साथ Cl और एक यहाँ रहेगा Cl, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एटम जो है आपका, वो होगा ऐसे Cl एंड Cl, ठीक। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इसके पास 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये लोन पेयर अपना किसको देता है, एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल को। वैसे ही सेम इस क्लोरीन के पास भी जो 3 क्या रहते हैं, और लोन पेयर्स, तो ये अपना लोन पेयर किसको दे रहा होता है, अगले एल्यूमिनियम। तो ऐसे इनका एक डाइमर बनता है, डाइमर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका, तो ये तो था एल्यूमिनियम का एक सिंपल सा AlCl3 वाला कंपाउंड जो बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एलम्स। देखो एलम्स क्या होते हैं, एलम्स 2 टाइप के अलग अलग होंगे, यानी कि इनको कौन बनाएंगे, 2 अलग अलग टाइप के। आपको हेडिंग क्या डालना है, एलम्स इसको फिटकरी बोलते हैं ना, फिटकरी जो वाटर को प्यूरिफाई करती है, तो ये होता है एलम्स। तो एलम में हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट इज, एक होता है आपका, सपोज एम लिया आपने, ये एम कैसा बनाते हैं, ये बनाते हैं मोनोवेलेंट लाइक Na प्लस K प्लस NH4 प्लस, ये दे ऑल आर फॉर्म्स मोनो एलम्स। सेकेंड अगर आप लेते हैं एक और M डैश करते हैं, ये होंगे आपके कैसे, ट्राईवेलेंट,
दे फॉर्म्स ट्राइवेलेंट एलम्स, ट्राइवेलेंट लाइक एल, ये कैसा होता है 3+ में, Al3+ एल्यूमिनियम, Cr3+ क्रोमियम, Fe3+ आयरन। तो ये क्या करते हैं, ये ट्राइवेलेंट एलम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। सपोज ये है आपका क्या Na, यहां आपने क्या लिया Na2 ले लिया, चलो Na2SO4 और डॉट यहां आपने लिया सपोज ट्राइवेलेंट कौन सा लिया आपने Al, और यहां पर आपने लिया SO4 और ये लिया कितना होल थ्राइस में, और यहां लिया Al कितना 2, ठीक है। अब डॉट लिया आपने 24H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल 24 वाटर मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड सोडा एलम, सोडा एलम। नेक्स्ट है K2SO4, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये होगा आपका पोटाश एलम, ठीक है, ये होगा पोटाश एलम। नेक्स्ट है आपका सपोज हम लेते हैं NH4 होल थ्राइस SO4 डॉट Al2 CSO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, it is called अमोनियम एलम, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप से होगा। अगर क्रोमियम का भी लेंगे तो कैसे बनेगा K2Cr2SO4 K2Cr2SO4 और इधर होंगे क्या आपका डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, यहां क्या होगा इसको क्या, इट इज कॉल्ड क्रोमियम एलम, ठीक है बच्चों। ये होते हैं एलम्स डिफरेंट टाइप के, तो ये आपको याद रखना है, इनके फॉर्मूला भी देख लेना, सिंपल है, याद रह जाएंगे। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह अगर हम बताएं तो एलम्स क्या होते हैं, एलम्स आपके एलम्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनके लिए प्रॉपर्टीज अगर आप हेडिंग डालो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसके नीचे सीधा लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलम्स। प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, देखो अब क्या होगा, फर्स्ट दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, बट व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, ऐसा लिखना है, यहां लिखो, यहां से कंटिन्यू करना, बट व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर they get ionized, like, देखो इधर यहां कैसे बन सकता है, सपोज आपका Na+ और इधर क्या हो सकता है Na+ या Na, ये मोनोवेलेंट के लिए, अगर आप ट्राइवेलेंट की बात करें तो Al3+ प्लस में यहां होगा आपका कैसा, इधर क्या लिया था हमने H2O, ऐसा भी हो सकता है हाँ, यहाँ हो सकता है आपका H2O होल 6 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ जो भी आप लेते हैं, सपोज Cr लिया आपने Cr, तो ये कैसा हो जाएगा, ये होगा आपका Cr और इधर 3+ में हो सकता है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में SO4 माइनस हो जाएगा, SO4 माइनस, ठीक है। तो ऐसा बच्चों ये क्या होते हैं, आयंस के फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ये हुए एलम्स आपके। नेक्स्ट देखते हैं एलम्स के अलावा और क्या बचा है, एलम्स के अलावा, अच्छा एक चीज और है, अभी जो हमने पढ़े हैं ये कैसे होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो इनके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एलम होंगे ये कैसे फॉर्म होते हैं, मोनोवैलेंट एंड ट्राइवेलेंट एलम्स shows कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड में और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, मतलब क्या होगा 6 लिगेंड्स जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 लिगेंड्स जुड़े होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स, है ना, कंपाउंड्स मतलब कौन से कंपाउंड्स यहाँ पर
ये मोनोवैलेंट और ट्राइवैलेंट जो एलम्स फॉर्म होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन से एटम्स करते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। बट एक इसमें पॉइंट आएगा, बट लिथियम कैन नॉट फॉर्म्स एलम। व्हाई? बिकॉज इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या लिखा हमने? ये लिथियम जो होता है ये एलम का फॉर्मेशन नहीं करता, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मैक्सिमम 4 होता है। ठीक है, ये था बच्चों आपका कौन सा, बोरॉन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्बन फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट कार्बन फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। हेडिंग डालना है आपको क्या, कार्बन 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 फैमिली। देखो कार्बन फैमिली में एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। वी हैव टू डिस्कस देयर एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज कैसे होगा, एटॉमिक साइज वैसे तो हम देखते हैं एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो ग्रुप में ऐसे इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे, है ना। बट ये कैसे होता है, बट देखना यहाँ पे कैसे बनेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टीन। तो अब टीन का जो एटॉमिक साइज है वो किससे लेस होना चाहिए था, पीबी से, यानी कि लीड से कम साइज किसका होना चाहिए था, टीन का। और ऐसा ऐसा ऑर्डर इसका हमने यहाँ लिखा, ऐसा होना चाहिए था। बट ये कैसा होगा, इट विल बी सिमिलर टू पीबी ड्यू टू, इसका लिख सकते हैं ये साइज दोनों का सिमिलर जो हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइट, ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो इसका टीन का साइज जो है वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर टू पीबी हो जाता है। ठीक है, इतना सा पॉइंट आपका याद रखना। फर्स्ट कौन सा था, आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, यहाँ आपने क्या लिखा होगा, ये कार्बन फैमिली में फर्स्ट एटॉमिक साइज आपने डिस्कस किया, ये ऐसा होता है। सेकंड पॉइंट आप डालेंगे, वहां लिखना है क्या, सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। So what will be the order of ionization energy? Ionization energy PbC टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, यानी कि स्मॉल साइज एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज मोर होता है एज कंपेयर टू लार्ज साइज एटम। तो लार्ज वाले कहाँ होते हैं, बॉटम में, और उनका एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम। तो ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड पीबी, ये सच टाइप ऑफ ऑर्डर शुड बी। बट कैसा होता है, ऐसा देखो, ऐसा बनना है, ये इसको मैं ऐसा बना देता हूं हॉरिजॉन्टल, कार्बन फर्स्ट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टीन का जो एटॉमिक वो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इट इज लेस देन और इक्वल टू द पीबी। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, इट इज लेस देन, ऐसा कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू द पीबी। इसका मतलब इसको सीधा सीधा हम ऐसा लिख सकते हैं, पीबी has more ionization energy as compared to T, ऐसा हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आप लिखना। थर्ड पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट, सीधा सीधा सिंपल यहाँ शॉर्ट में मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको इसमें लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, ऐसा लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एटम्स increase down the group, ऐसा लिखना, increase down the group and plus 4 stability of plus 4, ऐसा लिखना, stability of plus 4 oxidation state atoms डिक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है कौन सा, कैटिनेशन पावर, ये हटा देता हूं। इसी में एक और पॉइंट लिखना है, कैटिनेशन पावर। सो व्हाट विल बी द कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर ऑलवेज डिक्रीजेस इन केस ऑफ कार्बन फैमिली। कैसे, फर्स्ट यहाँ पॉइंट कौन सा था आपका, फोर्थ होगा शायद,
फोर्थ पॉइंट कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? एक चेन बनाना। मतलब ये एटम्स एक दूसरे से जुड़कर एक चेन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कार्बन की चेन बनाने की पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम ये कैटिनेशन पावर डिक्रीज होने वाली है। इसका मतलब इसका ऑर्डर आप अगर लिखेंगे तो कैटिनेशन में कैसा लिखोगे? कार्बन कार्बन हैज मोर कैटिनेशन पावर, सिलिकॉन सिलिकॉन हैज लेस देन कार्बन, एंड इसके बाद जैसे आपका आ जाएगा जर्मेनियम जर्मेनियम, एंड ऐसे टॉप टू बॉटम चलता जाएगा। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होंगे? व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स वो होते हैं बच्चों जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम बट फिजिकल डिफरेंट होता है। एक ही एटम के बने हुए कुछ कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल properties same but different physical properties। ठीक है, ये पूरा कर लेना। ये वर्ड यहां से लिखा है, थोड़ा सा स्पेस का। ठीक है, तो अब इनके टाइप्स भी देखना है। एलोट्रोप्स एक टाइप के तो नहीं होंगे, मतलब कार्बन के भी होते हैं, सिलिकॉन के भी होते हैं, जर्मेनियम सभी के हमें पढ़ना है, टीन के भी। तो अब सीधा सीधा आपको याद रखना है कि कैटिनेस वो एलोट्रोप्स होते क्या है, वो समझ में आया। अब नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो इनके टाइप्स हमें डिस्कस करना है। तो टाइप्स में लिखेंगे एलोट्रोप, आपने हेडिंग डाला एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स, तो एलोट्रोप्स के टाइप्स कैसे लिखेंगे? देखो फर्स्ट होंगे कैसे? फर्स्ट होंगे क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन। सेकंड लिखेंगे आप एमॉर्फस, एमॉर्फस। ये एमॉर्फस टाइप के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, ये एलोट्रोप होते हैं। तो अब देखना है, देखो इनमें सपोज फर्स्ट हेडिंग डालना आप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट, सबसे फर्स्ट आपको डिस्कस करना है सो डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड का हम स्ट्रक्चर, डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब देखना है इन दिस एलोट्रोप, इन दिस एलोट्रोप sp3 कार्बन, sp3 कार्बन एटम्स, sp3 कार्बन एटम्स forms in this allotrope, sp3 carbon atoms forms tetrahedral structure, tetrahedral structure. It is hard in नेचर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलो तो ये मैं हटा देता हूं क्योंकि अभी हमें बनाना पड़ेगी डायमंड की स्ट्रक्चर। डायमंड की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? टेट्रा sp3 कार्बन होंगे 1 2 3 4। ये देखो ये कार्बन है, अगर ऐसा बन रहा है, सारे कार्बन आपस में क्या बना रहे हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे। तो देखो इनके बीच में ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है। बट अब ये क्या करेंगे, साथ साथ में एक और कार्बन आ गया और उसके भी साथ ऐसे ही 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये भी बना रहे हैं। तो अब क्या होगा, इनके बीच में ऐसे इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है और इट इज कॉल्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये क्रिस्टलाइन कार्बन ऐसे स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सेकंड इज एलोट्रोप। डायमंड हो गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होगा, इसमें भी एक स्टेटमेंट लिख लेना। ग्रेफाइट इज अ sp2 carbon atoms forms hexagonal sheet। क्या लिखा? sp2 कार्बन एटम्स फॉर्म्स हेक्सागोनल शीट। कैसे शीट बनती है? हाँ, और एक चीज और, हेक्सागोनल कार्बन एटम sp2 होगा और क्या बनाएगा? एक शीट। और कैसे? तो यहां पर सपोज कार्बन है, एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक और बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में कैसा होता है? एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3 होता है। अब वो क्या बोल रहा है
यहां से 2 1 2 एंड 3। अब वो क्या बोला है sp2, तो sp2 मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। अब जब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मतलब ऐसी बनेगी, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसी बन रही। अब क्या हो रहा है, इनके जो कार्बन है ये कार्बन कैसे हैं, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो रहते हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी। अब ये क्या कर रहा है, अगली शीट से एक और आगे शीट बन रही होगी अगली, देखो एक ऐसी बहुत सारी हेक्सागोनल शीट्स वो बनाता है, तो जो हेक्सागोनल शीट्स बनेगी उनमें वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। सपोज यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो भी नीचे की तरफ आ रहे होंगे। अब यहाँ भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसी एक शीट बनेगी। तो ये होता है बच्चों क्या, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये ऐसे इनकी शीट बनती जाती है आगे की तरफ, और इनमें एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, मूव करते हैं वो, ये देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऐसे फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, हेक्सागोनल शीट का फॉर्मेशन ये करता है। सो इट इज कॉल्ड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एंड अब आपको अगर एक एक्सेप्शन पूछा जाता है, ये मेटल का कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, बट जबकि ये है क्या, ये नॉन मेटल से बना हुआ है, कार्बन है इसमें, कार्बन नॉन मेटल है, बट फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। और उसका रीजन क्या होता है, ये सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है तो ये जो लास्ट वाला एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू द ग्रेफाइट, ठीक है। तो जो ये था आपका कौन सा इलेक्ट्रोप, ये हुआ ग्रेफाइट वाला, ये हटा देता हूं मैं, ये स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कुछ पॉइंट्स, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया इनको लिख करके अगर आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। देखो क्या लिखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves one to another carbon due to this free electron, electricity, it is a conductor of electricity, ऐसा लिख सकते हैं, it is conductor of कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, जब इसको आप एक व्हाइट पेपर पर आप रखते हैं तो उस पर एक ब्लैक क्या छोड़ता है, ये ब्लैक, आप बोल सकते हैं ब्लैक साइन या ब्लैक सर्कल जो बनता है ना, सर्कल बना सकते हैं, मतलब वो कुल मिला के एक ब्लैक साइन जो है ये इस पर पेपर पर छोड़ देता है, व्हाइट पेपर पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट लीव्स ब्लैक साइन ऑन व्हाइट पेपर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हुआ आपका कौन, लीड हो गया, यानी कि एक एलोट्रोप, ये सॉरी ग्रेफाइट हो गया, ये हो गया आपका एलोट्रोप कार्बन का। एक और आता है नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड फुलेरिन। फुलेरिन क्या होता है, देखो वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो बनता किससे है, देखो इधर नेक्स्ट आपका हेडिंग, अभी हमने क्या लिखा था, पहला डायमंड, दूसरा आ गया आपका ग्रेफाइट, थर्ड आ जाएगा आपका कौन, फुलेरिन। देखो फुलेरिन का स्ट्रक्चर, फुलेरिन, इसमें आप डैश लगा के लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड buckyball, because it is formed by, है ना, इसमें क्या करना है, formed by C60 hexagonal नहीं सॉरी पेंटागोनल आएगा, पेंटागोनल C60 पेंटागोनल एंड pentagonal C60, it is formed by C60 pentagonal and like a ball, like a football structure, formed as like a football
स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। तो ये था बच्चों आपका क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आते हैं हम एलोट्रोप्स ऑफ सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन भी क्या बनाता है, देखो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे वहां पर एलोट्रोप्स ऑफ सिलिकॉन। अब क्या होता है, सिलिकॉन में भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, ये भी दो टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड वो एलोट्रोप बनाता है। उनके स्ट्रक्चर वगैरह पूछी नहीं जाती, हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सा इसमें लिख लेना, इट फॉर्म्स क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस क्या था ये, एलोट्रोप्स, ठीक है, एलोट्रोप्स यहां तक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम जर्मेनियम। तो जर्मेनियम क्या बनाता है, जर्मेनियम भी दो टाइप के बनाता है, जर्मेनियम एलोट्रोप्स ऑफ, तो ये भी दो टाइप के एलोट्रोप्स बनाता है। अब देखो एक दो और बचा है, जैसे टीन का तो हमने देख लिया था, एसएन का। अभी जर्मेन एसएन नहीं, एसएन का बचा था, सॉरी, एसएन का भी देख लेते हैं। ये क्या था, एलोट्रोप ऑफ एसएन, है ना। देखो नेक्स्ट जो भी पॉइंट आ रहा था आपका, एलोट्रोप्स ऑफ एसएन, यानी कि टीन के जो एलोट्रोप बनते हैं ना, देखो इसमें दो टाइप के एलोट्रोप्स बनाता है ये। सपोज अगर आपने इसका टेम्परेचर हाई किया है ना, देखो अगर आपने लिया एसएन, इसका टेम्परेचर आपने बनाया कितना, सपोज 160 डिग्री तक ले लो, या 160 भी नहीं करते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 160 या 170 ले लो, 70 के आसपास। अगर 170 डिग्री अगर इसको हीट दिया जाए तो ये बनाता है कैसा बनाता है ये, व्हाइट टीन, ठीक है, ये बनाता है व्हाइट टीन। और ये व्हाइट, और अगर इसका टेम्परेचर आप थोड़ा सा डाउन करते हैं तो ये टेम्परेचर कैसा, अच्छा अच्छा ठीक, सॉरी, इसमें एक और बनेगा ना, देखो एक और बनता है इसमें, ये बनता है आपका ये कौन सा बनेगा, ये इट इज कॉल्ड रोम्बिक टीन, ठीक है, इट इज कॉल्ड रोम्बिक टीन, ये ऐसा बनेगा। और एक और देखो, अगर इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए तो डाउन टेम्परेचर कितना डाउन करेंगे, सपोज 18 डिग्री पर इसको लिया जाए, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू ग्रे टीन। अब ये कैसा होता है, इट इज प्रेजेंट इन पाउडर टीन, ठीक। तो अब ये इसके एलोट्रोप इस टाइप से बनते हैं, एक व्हाइट टीन होता है, रोम्बिक टीन होता है, और ये दोनों होते हैं हाई टेम्परेचर पर, और ये होता है लो टेम्परेचर पर। अगर लो टेम्परेचर होगा तो ग्रे टीन जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये तो हो गए। अब एक और बचता है, वो भी मैं बता ही देता हूं, चलो सारे कंप्लीट ही कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। देखो अगर आपको पूछा जाए एलोट्रोप्स ऑफ पीबी क्या होता है, लीड, तो लीड कोई भी एलोट्रोप फॉर्म नहीं करता है, सिंपल सा पॉइंट है। तो आप यहाँ एलोट्रोप ऑफ क्या लिखेंगे, इसको पूरा लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट इसको कंटिन्यू तो करते ही जाना है। पहला आपने एलोट्रोप कार्बन का पढ़ा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर जर्मेनियम के भी वही टू टाइप के होते हैं, जर्मेनियम के भी वही, एक क्रिस्टलाइन होता है, एमॉर्फस होता है, दोनों को पूछा भी नहीं जाता। नेक्स्ट आपने टीन वाला अभी देख लिया, ये मैंने बता दिया। अब बचा आपका लीड वाला, लीड में आपको पॉइंट डाल के सीधा सीधा लिख लेना है एलोट्रोप ऑफ पीबी। तो इसमें आगे लिखना है इट डोंट फॉर्म्स एलोट्रोप्स, ठीक है, ये हो गया। अब ये करो खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है इनका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे बनाना, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हाइड्राइड्स, देखो हाइड्राइड्स मींस क्या, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो अगर हम पढ़े हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, देखो कितने टाइप के कार्बन के हाइड्राइड बनेंगे, हम सब जानते हैं कार्बन के हाइड्राइड से मिलकर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना हुआ है। सो कार्बन के 3 टाइप के हाइड्राइड्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अल्केन जिसको बोला जाता है, दे आर कॉल्ड अल्केन्स। सेकेंड अल्कीन्स। थर्ड अल्काइंस। फॉर्मूला क्या बनेंगे, फॉर्मूला बनेगा इसका, ये है CnH2n+2। अल्केन का बनता है CnH2n+2।
CnH2n, ये बनता है किसका, कार्बन अल्कीन का। यहाँ क्या होता है, यहाँ है, यहाँ कितना होगा आपका CnH2n-2, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये है अल्केन के सॉरी कार्बन के हाइड्रेट्स तीनों टाइप के। सेम अगर आप इसके नीचे, मैं इसको पूरा देखो यहाँ हटा देता हूं मैं, ये तो कार्बन के हो गए, तो अब आपको यहाँ कर देना है सिलिकॉन। सिलिकॉन के होंगे, अब देखो सिलिकॉन के बनाता हूं मैं। यहां लेते हैं कितना, आप लेते हैं CnH4, इट इज कॉल्ड सिलेन, सिलेन, ठीक है। सेकेंड लेते हैं अरे सॉरी सिलिकॉन है ना, Si, सिलेन, इट इज डाइसिलेन, डाइसिलेन। थर्ड होगा ट्राइसिलेन, ट्राइसिलेन हुआ, दोनों के हो गए। नेक्स्ट देखते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम। सो व्हाट अबाउट जर्मेनियम, सेम होगा एस, इट इज ऑलवेज फॉर्म हाइड्राइड्स लाइक सिलिकॉन, देखो Ge यानी कि जर्मेन, इट इज कॉल्ड जर्मेन। सेकेंड डाइजर्मेन, डाइजर्मेन। थर्ड ट्राइजर्मेन, ट्राइजर्मेन। अब ऐसे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन इनमें होता है। यहां तक आया समझ में, ये हो गए हाइड्राइड्स। इसके आगे बचे हैं आपके Pb, और एक और कौन बचता है, टीन। दोनों के लिए वहां पर हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हैलाइड्स। सो व्हाट आर द हैलाइड्स, दैट मींस रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब देखते हैं हेडिंग आपको क्या डालना है, हैलाइड्स, हैलाइड्स रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो ये दे ऑलवेज फॉर्म्स टेट्रा हैलाइड्स, ठीक है। देखो कैसे हैलाइड्स ये फॉर्म करते हैं, टेट्रा हैलाइड्स लाइक CCl4 कार्बन टेट्रा हैलाइड, SiCl4 सिलिकॉन टेट्रा हैलाइड यानी कि क्लोराइड बोल सकते हैं, क्लोराइड। और दूसरा आएगा कौन, GeCl4 Pb, सॉरी पहले कौन आएगा, टीन, SnCl4 एंड PbCl4, ये हुआ। अब ये तो हो गए ट्राई हैलाइड, बट इसमें एक नोट डालना है आपको। नोट क्या रहेगा, कार्बन डू नॉट, ये लीड जो होता है ना, Pp जो होता है ये क्या करता है, I के साथ और Br के साथ, मतलब सिर्फ क्लोरीन के साथ 4 क्लोरीन को जोड़ सकता है। आयोडीन और ब्रोमीन दोनों के साथ ये कभी भी 4 ब्रोमीन या 4 आयोडीन नहीं जोड़ता। क्यों, क्योंकि यहां ये करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, PbI4 does not exist, does not exist because energy released, during bond formation is not sufficient to excite 6s इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या बोल रहा है वो, क्योंकि यहाँ क्या होगा, जो Pb जो होता है इसके 6s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अब हमें क्या बताना है कि इनके दोनों के बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो इसके 6s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सके। 6s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा तो ही अनपेयर्ड बनेगा और फिर उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा रीजन ये होता है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आता है आपका, इसी में इसमें हमें देखना है क्या, ये जो CCl4 है ना, ये CCl4 की प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू अदर हैलाइड्स, ठीक है। तो ये पढ़ना है। देखो ये मैं पूरा हटा देता हूं, यहां से हम लिखते हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि CCl4 जो होता है, यहाँ एक चाहो तो एक काम करना, इसको भी नोट डाल के ही लिख लेना। इसको नोट डाल के ही लिखोगे तो अच्छा रहेगा। नोट इसको आप अलग से पढ़ेंगे। देखो जब भी आप अगर कोई नोट डालते हैं या कोई हेडिंग डालते हैं
तो यू हैव टू रिमेंबर दैट आपको क्या करना है, हमेशा ब्लैक या अदर कलर के पेन से ही हेडिंग या नोट डालना है, फिर उसके अंदर ब्लू पेन से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये नोट आप यहाँ ऐसे डालेंगे तो इसको आप ब्लैक पेन या अदर कलर पेन से लिखेंगे। अब इसमें नोट में क्या हमने बोला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो बनता है, मतलब टेट्राहेलाइड कार्बन के जो भी बनते हैं, तो उनका एक पॉइंट तो ये होता है कि वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। हाइड्रोलाइज कैसे, अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो उसके साथ रिएक्शन मतलब H2O उसमें पूरी तरह जुड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुड़ता, बिकॉज कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। समझ में आया पॉइंट, तो ये आपको याद रखना है। देखो इसमें क्या लिखेंगे, CCl4 कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड cannot get hydrolyzed while due to absence of vacant orbitals, while other halides get hydrolyzed, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ। चलो, तो इसके साथ साथ एक नोट और मैं आपको, के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करेंगे मतलब क्या होंगे, दे वर्क्स एज लेविस एसिड। और अगर एनी हैलाइड हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल्स देन इट विल वर्क्स एज, इट डू नॉट वर्क्स एज लेविस एसिड। तो सिंपल सा पॉइंट ये वाला है। इसमें क्या लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट CCl4 all other halides, ऐसा लिखना है, except CCl4 all other halides of carbon family works as Lewis acid because they have vacant orbitals, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके कार्बन फैमिली के हाइड्राइड्स भी पढ़ लिया हमने और हैलाइड्स पढ़ लिए, ये दोनों थे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही। नेक्स्ट आता है ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, उसमें लिखना है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली, है ना। देखो यहां हेडिंग क्या डालेंगे, ऑक्साइड्स। अब देखो ऑक्साइड्स में 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, सीधा सीधा हम अगर ऐसा बनाए ऑक्साइड, फर्स्ट इज मोनो ऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स, ठीक है। मोनो मींस 1 ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन, है ना, 1 ऑक्सीजन रिएक्शन। यहां बनाते हैं ऑल कार्बन एटम्स, मतलब ऑल कार्बन फैमिली मेंबर शोज ऑक्साइड्स, कैसे है, CO मोनोऑक्साइड होगा, SiO मोनोऑक्साइड, GeO, SnO, PbO, ठीक। अब देखो इनमें से दे ऑल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कैसा, ये होता है आपका न्यूट्रल, ये कैसा होता है अनस्टेबल, ये कैसा होता है GeO जो है, ये देखो GeO आपका कैसा होता है, इट इज बेसिक, GeO यानी कि जर्मेनियम ऑक्साइड इज बेसिक, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड। टीन एंड Pb दे बोथ आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं जानते हैं, देखो एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके मोनोऑक्साइड्स। अब व्हाट अबाउट डाइऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड मींस 2 ऑक्साइड्स। तो यहां क्या करना है, ये हटा दूं क्या, मैं ये हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम जाते हैं। देखो फर्स्ट होगा न्यूट्रल, सेकंड होगा अनस्टेबल, थर्ड होगा बेसिक, फोर्थ एंड फिफ्थ दे बोथ आर एम्फोटेरिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड्स मींस ये देखो इसके बनाएंगे हम यहां पर CO2, SiO2, GeO2, SnO2 एंड SnO2 एंड होगा नेक्स्ट आपका PbO2।
अब देखना ध्यान से, CO2 मतलब ये क्या है आपका, ये गैस है, CO2 गैस होता है। और अगर इसको आप बोलेंगे तो ये कैसा होता है, ये और ये दोनों को ही लिख लो, SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे बोथ आर एसिडिक, they both are acidic. Third, fourth and fifth, they all are amphoteric. देखो अब क्या हो गया, अब ऑक्साइड चेंज हो गए, वहां पर क्या था, वन वन ऑक्साइड्स थे, अब आया टू टू ऑक्साइड्स। तो टू टू ऑक्साइड्स में फर्स्ट एंड सेकंड वर्क्स इज एसिडिक एंड बाकी के क्या होंगे आपके, ये सब काम करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। अब बच्चों यहां तक आपने पढ़ा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी तक हमने जो पढ़ा है, और इसके आगे जो अभी बचा है उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मोनोऑक्साइड्स में हमने पढ़ा है ना, CO का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ऑल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस एंड एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें सारी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ठीक, यहां तक आप नोट करिए।